Good Good afternoon. afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good Welcome afternoon, to sir. all. Yes. नूतन वर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. हैप्पी न्यू ईयर. मराठी न्यू ईयर. Thank you, sir. नए साल की सभी को शुभकामनाएं. यस. सो कल हमारा सेशन नहीं हो पाया. ओके. तो आज हम डॉक्टर प्रशांत खाड्डेव जी. आप कहाँ से हैं डॉक्टर जी? Sir, I am from Wardha. Dr. Prashant Khadya, MD in Organa. एंड पिछले 15 साल से सर मैं वर्धा में प्रैक्टिस करता हूँ. वर्धा. ओके. सो वर्धा. यस. Yes, sir. तो डॉक्टर प्रशांत खाड्डे वर्धा से हैं. वर्धा में उनका क्लिनिक है और उनकी एक केस है डीएमडी की जो आज हम यहाँ पे लाइव ले रहे हैं. तो ऐसे और भी अगर किसी डॉक्टर को कोई ऐसे केसेस है किसी के पास जो मतलब अटक गए, निकल नहीं रहे हैं, प्रोग्रेस एक जगह पे आके रुक गया, प्रोग्रेस बढ़ नहीं रहा है, प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, क्योर हो नहीं रहा है, या फिर कोई ऐसे केसेस है जो बहुत ही क्रिटिकल उनको लगते हैं, बहुत सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, या फिर कुछ इमरजेंसी केसेस, ऐसे केसेस में अगर आपको ओपिनियन लेना है या फिर लाइव केस भी दिखाना है तो हम इस टाइप से कर सकते हैं. और दूसरा, बहुत से डॉक्टर्स के फ़ोन भी मुझे आते हैं कि सर ऐसे ऐसे केस है, क्या करना चाहिए. तो उसकी एक प्रोसेस है कि भाई आप केस ऑनलाइन हिस्ट्री होगी, उनकी ऑनलाइन हिस्ट्री लेके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. तो उसमें दो बातें हो सकते हैं, एक तो मेडिसिन आप दो या फिर हम यहाँ से भेज सकते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन अगर आप लोग देते हैं तो वो पेशेंट आपके कंटिन्यूटी में रहेगा, वो सबसे अच्छा है, बेटर है कि हम खाली उसकी हिस्ट्री लेके कंसल्ट कर देंगे, आपको पूरा हिस्ट्री मेडिसिन बता देंगे और बाद में आप उसके फॉलोअप रखिए. फॉलोअप में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है या फिर ईच एंड एवरी फॉलोअप में आप पेशेंट को वीडियो कॉल पे हमें दिखा भी सकते हैं और हम भी उसका फॉलोअप ले सकते हैं. तो पेशेंट आपके भी टच में रहेगा, मतलब पेशेंट आपके यहाँ और भी पेशेंट लाएगा और पेशेंट खुद अगर आपके टच में रहा तो उसमें आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा. तो इस टाइप से ये सिस्टम हमने बहुत दिन से शुरू किया है. ये ऐसे बहुत से मेरे फ्रेंड्स है, डॉक्टर्स है, स्टूडेंट्स है जो पेशेंट भेजते हैं हम, या फिर उनके ही क्लिनिक में बुला के ऑनलाइन हिस्ट्री लेके हम उनको गाइड करते हैं. यस. तो आज ऐसी एक केस है जो अपन यहाँ आज प्रेजेंट कर रहे हैं. डीएमडी की केस है, डिकेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. तो मेरे असिस्टेंट है डॉक्टर अश्विनी भोयर जो ये केस डिटेक्ट करेंगे. यस मैडम, आप केस स्टार्ट कीजिए. तो सभी लोग अच्छी तरह से केस सुनिए क्योंकि आज हम अपने सेशन में उसे लाइव दिखा रहे हैं. तो अगर ये केस मेरे से अच्छा अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी. अगर आप लोग इस रूब्रिक्स निकालेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. यस सर एक्सक्यूज मी सर, यस. पेशेंट कैबिन में है तो थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो फिर अंदर लूँ क्या उनको? हाँ, पहले प्लीज. हिस्ट्री सुन लेते हैं. यस. जी. पहले हिस्ट्री सुन लेते हैं, बाद में बुलाते हैं उनको. हाँ ठीक. एक 10 मिनिट बसून बरं ते चेअर घेऊन जा ना सारखं जमते. नाही नाही घेऊन जा ना. हाँ. यस मैम. मैडम बोलिए. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. पेशेंट का नाम है मास्टर रोहन एस मोहतुरे, 11 इयर्स का है.
स्टूडेंट है, 4th स्टैंडर्ड में है, पर स्कूल नहीं जाता है वो। सेलू का है, एट सेलू, और डिस्ट्रिक्ट वर्धन। वेट उसका 40 kg है। डॉक्टर प्रशांत खाडेव सर ने रेफर किया है। उसको डीएमडी है, 3 मंथ से डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, कांट प्रॉपर वॉक, वीक लोअर एक्सट्रीमिटी, नी जॉइंट टू फुट। 7 साल का था तो तब तक चल रहा था, उसके बाद उसका चलना ही बंद हो गया। इम्यूनिटी भी वीक है, वेदर चेंज हुआ तो कोल्ड कफ हो जाता है उसको। पास्ट हिस्ट्री में है, लो बर्थ वेट था उसका, 1800 ग्राम था। उसको साइनोसिस हुआ था तो एनआईसीयू में उसको 20 डेज के लिए एडमिट किया था। फीवर के लिए उसको 2 बार एडमिट किया था, 1.5 साल का था तब। फैमिली में मदर फादर को कोई डिसीज नहीं है। उसके ग्रैंड मदर को शुगर बीपी है और उसके ग्रैंड फादर को अस्थमा था। उनकी डेथ हो गई है 15 ईयर्स पहले। अभी फैमिली में मदर फादर, यंगर सिस्टर है 7 साल की और पेशेंट है। फिजिकल जनरल में एपेटाइट गुड है, हंगर अनटॉलरेबल है, वार्म फूड डिजायर है, डिजायर मध्ये स्पाइसी फूड, स्वीट में सिर्फ गुलाब जामुन पसंद है, वेजिटेबल ग्रेन्स फ्रूट में बनाना, ब्रेड, बिस्किट, पानी पूरी ज्यादा पसंद है, चाइनीज, नॉनवेज, एवर्शन मिल्क प्रोडक्ट, ब्रिंजल, पिकल। थर्सलेस है, हॉट है, स्लीप 10 आवर्स पर डे है, फ्रेश स्लीप है, अलर्ट स्लीप है, सलाइवेशन इन माउथ है, और नींद में खुद के साथ ही सोने से पहले वो खुद के साथ ही बड़बड़ता है, क्या बातें करता है उसकी मम्मी को नहीं पता, लेकिन खुद से वो बातें करता रहता है। ड्रीम रिलीजियस है, फियर डार्कनेस है, सेंसिटिविटी टाइट क्लोथ है, सनरेज से वर्टिगो होता है, नॉइज से एंजाइटी होती है। मेमोरी गुड है, स्पीड स्लो है, राइट हैंडेड है, और लेफ्ट हैंड उसका वीक है। नेचुरल इलिमिनेशन में पर्सपिरेशन स्कैंटी है, स्टूल 1 टाइम पर डे, यूरिन 12 टाइम्स पर डे है। मेंटल्स में एंग्री है, एंगर वॉयलेंट है, उसको गुस्सा है तो हाथ में जो भी चीज है वो उठा के फेंक देता है। उसको अकेले रहना पसंद है, वीपिंग डिस्पोजिशन है, कंसोलेशन अमेलोड्स है, शेयरिंग करना पसंद नहीं है, मिक्स नॉट इजीली, अनटॉकेटिव। उसमें टॉयज में कार और गन बहुत पसंद है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी है, बुक दे तो फाड़ के फेंक देता है। इरिटेबल है, अपोजिट विल, वीकनेस बोथ हैंड्स एंड लेग्स। KG2 तक वो स्कूल में जाता था, फिर लॉकडाउन लग गया और फिर उसके मदर को भी ऐसे लगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद अगर इसको स्कूल भेजे तो बच्चे इसको धक्का देंगे वगैरह, इसलिए उसको स्कूल ही नहीं भेजा। 2-3 बार वो गिरा था और उसको मार भी लगा था। मिस्चीवियस है, मोबाइल और टीवी देखना पसंद है उसको, और बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं उसको, और बच्चे भी घर में आए खेलने के लिए तो उनको हकल देता है। अनटॉकेटिव है, ज्यादा बोलना पसंद नहीं उसको। क्रिकेट फुटबॉल देखना उसको पसंद है, उसको लगता है कि मैं चल पाऊंगा। उसके सपने भी बहुत बड़े हैं, उसको लगता है कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, और इसके लिए पढ़ाई भी बहुत लगती है। लेकिन पढ़ाई करना उसको पसंद नहीं, तो क्यों नहीं पसंद आपको पढ़ाई करना, तो बोला कि मुझे लिखना ही नहीं आता, तो फिर इसलिए मैं पढ़ाई करना पसंद नहीं करता। मदर हिस्ट्री में फर्स्ट चाइल्ड है, मदर की एज तब 20 इयर्स थी, डिलीवरी नॉर्मल हुई, 8 मंथ 10 डेज लिए थे उन्होंने। बोल रहे थे कि लव मैरिज हुआ था उनका, और उनके सास के साथ बिटती नहीं थी, झगड़े होते थे। प्रेगनेंसी में हस्बैंड ने 2-3 बार उनको मारा भी था। वेक्सेशन था कि फालतू में शादी की है करके, बहुत संताप आता था कि मैंने फालतू में शादी की। लव मैरिज किया, उसके वजह से वो मायके भी नहीं जा सकती थी।
अकेलापन लगता था, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, ह्यूमिलेशन फीलिंग भी आती थी, अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। 6 मंथ प्रेगनेंसी में उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। गुस्सा बहुत आता था क्योंकि सहन नहीं कर पा रहे थे, हेल्पलेस फीलिंग थी, अपन कुछ कर नहीं पा रहे, तो झुकना पड़ा था। कुछ भी हुए, घर में झगड़े हुए, कुछ भी हुए तो उनको झुकना पड़ता था। मेंटल स्ट्रेस होता था, गुस्सा आता था, लेकिन एंगर सप्रेस करना पड़ता था। झाले प्रेग्नन्सी हिस्ट्री काय आहे? प्रेग्नेन्सी हिस्ट्री मध्ये 6 मंथ मध्ये सुसाइडल टेंडन्सी होती आणि आपण फालतू लग्न केले अशी फिलिंग आली होती, कारण की हस्बंडचा सपोर्ट नव्हता, जे भांडणं व्हायचे त्याच्यामध्ये. ओके. यस, डॉक्टर खाडेव. सर उसे ऐसा लगता था कि जिस हस्बैंड के सहारे मैंने घर वालों को छोड़ा और फैमिली को छोड़ा, मैंने मेरी मायके को छोड़ा, वो हस्बैंड में भी प्रॉब्लम था, वो एडिक्टेड था, वो मारता था, उसके घर वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो दोनों तरफ से वो महिला फंस गई थी, ना पीछे जा सकती थी ना आगे जा सकती थी। तो शी ट्राइड सुसाइड, वो अटेम्प्ट भी किया उसने सुसाइड का, और जल्दी वो प्रेग्नेंट रहेगी। तो प्रेग्नेंट रहेगी तो प्रेगनेंसी में भी उसको वही रिग्रेट्स फीलिंग आती थी कि मैंने क्या किया, मैं फंस गई। तो ये फीलिंग एक स्ट्रांग थी उसमें। और नॉर्मल डिलीवरी हुई सर उसकी, फुल टर्म बेबी था, और कॉन्सेंजुअस मैरिज की कोई हिस्ट्री भी नहीं है उसमें, बट माइलस्टोन सभी डिले डिले होते गए उसके बच्चे के। और बेबी जो है बहुत स्ट्रांग है, यानी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, हॉटी है, टॉकेटिव है, उसके सपने बड़े हैं, वो उसको गन्स, मिलिट्री मैन, पॉलिटिशियंस, वो सब बनना है उसको, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्पीच बहुत फास्ट है उसकी, हेस्टी, जस्ट लाइक हेस्टी। तो ये सब है उसमें। और मदर में सुसाइडल थॉट्स भी थे, और सुसाइडल की कोशिश भी की थी उसने। ये स्ट्रांगली हिस्ट्री में है उसमें। डिजायर एवर्शन तो मैम ने बता ही दिया है सर। यस. तो जी अभी सभी डेलीगेट से अपन इसमें ओपिनियंस लेंगे. तो आप लोग मुझे बताइए कि मेन डीएमडी की क्या इमोशनल पैथोलॉजी होती है, क्या थीम होती है इसके पीछे, क्या थिंकिंग होती है, क्या इमोशनल अटैचमेंट होती है, क्या कंसेंट होता है डीएमडी के लिए? यस. यस, कौन बोलेगा, बताइए. तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना है डीएमडी. डीएमडी में एक्चुअली क्या होता है? मसल डिस्ट्रोफी होती है ना. मसल का जो भी शीत होता है, प्रोटेक्टिव शीत, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स बिकम वीक एंड और मसल डिस्ट्रॉय होने की वजह से लेग्स बिकम पैरालाइज्ड, है ना. पैरालाइज्ड लाइक मतलब उसमें की पावर चली जाती है, सपोर्ट चले जाता है, वीकनेस आ जाता है, पेशेंट स्टैंड नहीं हो पाता है. और ये धीरे धीरे ओनली ये मसल्स में ही होता है, तो धीरे धीरे ये बिलो अपवर्ड होता है, और धीरे धीरे पूरे बॉडी के मसल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. और एट द एंड रेस्पिरेटरी, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. चेस्ट पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो लास्ट में उसकी वजह से डेथ होती है. तो अभी यहाँ पे मसल्स गए सबसे पहले पैर के. तो पैर के लिए मतलब लेग्स के लिए क्या इमोशंस होते हैं, क्या कंसेंट होते हैं डीएमडी के लिए? यस. सपोर्ट लॉस. सपोर्ट लॉस, यस. तो इस लेडी का जैसे ही इसने इंटरकास्ट मैरिज करने की वजह से, लव मैरिज करने की वजह से वो खुद फंस गई थी, है ना. परफॉर्मेंस
वहां पे लॉस हो गया था, खुद फंस गई थी, स्टक हो गई थी कि अब मैं क्या करूं, है ना। इधर से भी गई, उधर से भी गई, मतलब प्लेटफॉर्म कंप्लीटली चले गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकम डिस्पेयर, है ना, हताश हो गई, हेल्पलेस हो गई। तो मोस्टली जिनके पैर जाते हैं उनके लिए ये एक इमोशनल थॉट होता है कि प्लेटफॉर्म चले गया, उसका स्टैंड चले गया, लेग्स कट ऑफ, राइट। देन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब ना इधर की ना उधर की। हम ये थिंकिंग कब आती है कि अब मैंने मेरे हाथ से मेरे पैर काट लिए, मतलब अभी कोई वे नहीं है, अभी कोई रास्ता नहीं है इसमें से निकलने के लिए, अब यही है, यही करना है। तो ये सब थॉट्स उसके पीछे है इस केस के। तो इस केस में अभी हम उस बच्चे को पहले देखेंगे, उसके बाद फिर रूब्रिक्स निकालेंगे। यस। सर पेशेंट को बुला लो क्या? हाँ बोलो ना। चालवत आणण्याचा प्रयत्न करा. चालवत आणण्याचा प्रयत्न करा. रमेश ती चेअर घेऊ आपण. एज कितनी है? 11 years. 11. है नाम, नेम, बोल ना, आहे का मग? नाम बताओ. रोहन. रोहन. यस. तुला काय त्रास आहे बाळा? काय हिंदी होते सांग, तुला काय त्रास काय त्रास होतो? तुला सांग. सांग ना काय, सांग ना त्यांना काय त्रास आहे तुला. हा तुला काय त्रास आहे, चालता येत नाही. व्यवस्थित सांग, हिंदीमध्ये सांग, मराठीमध्ये सांग. कोणाला काय त्रास आहे ते सांग. तसं व्यवस्थित सांग. हात वर करून दाखव. हा दोन्ही कर. हात वर कर, तू हात वर कर. तुला चालता पण येत नाही. तुला ते विचारतील ते सांगशील उत्तर. ओके. उभं राहता येत नाही ना? लिहिता येत नाही? अच्छा. जेवण करता येतं स्वतःच्या हाताने? पकडून दाखव. पेन पेन पकड, पेन पकड. दाखव, लिहू दाखव, लिहू. लिहू शकतो. लिहू शकत नाही, वो लिख नहीं सकता सर. ओके. But he is very positive, no? हाँ यस सर, Very positive. पॉझिटिव्ह, कॉन्फिडंट. Yes. तर तिथे कोण कोण आहे? त्याची आई आहे, वडील आहे. तर त्याच्या पॉझिटिव्हिटी बद्दल अजून सांगा म्हणा. सांगायचा स्वभाव कसा आहे. हिंदीत सांगितलं, हिंदीत सांगता येतं जास्त होईल. वैसा तो उसका दिमाग शांति रहता
और वो कभी कभी चिड़चिड़ कर जाता है, उसका मजाक किसी ने उड़ाया ऐसा तो वो चिड़ ज्यादा चिढ़ता है। अजून राग कसा देता? बहुत भयानक है राग, वो कुछ भी फेंक देता है और किसी को भी मारता है फिर। और कोई खेलने आया बच्चा तो उसके साथ थोड़ी देर खेलता है फिर बाद में नहीं खेलता। और बहन के साथ में भी उसका जमता नहीं, एक ही दोस्त रखना पसंद करता है वो, एक से ज्यादा दोस्त उसको पसंद नहीं है। पण कोणता मोठा की छोटा आपल्यापेक्षा? मतलब, कसा पण चालतो त्याला. त्याचा ऐकणारा पाहिजे की त्याच्यापेक्षा सुपिरियर? आमच्या घरात जो मुलगा आहे त्याच्यापेक्षा थोडा मोठा आहे 2-3 वर्षांचा, तर त्याच्यासोबत त्याचं फक्त त्या चांगलं बोलतो. अजून खेळ त्याच्या स्वभावाबद्दल सगळं सांगा सर हिंदीत. चिड़चिड़ तो बहुत करता है वो, और चल नहीं पाता इस वजह से। फिर बोलता है एक ही चीज, उसका अगर किसी चीज का जवाब नहीं देते अपन तब तक वो बोलता ही रहता, आवाज भी लगाता रहता, बंद नहीं करता। ओके। जैसे संडास ठीक है। संडास जाता है तो संडास संडास की हो जाती है तो वो मम्मी को आवाज देता है, और बाहर में तो जब तक जाती जब तक उसकी संडास धोने के लिए आते नहीं तब तक वो संडास के लिए चिल्लाती ही रहता है, कंटिन्यू। संडास हो गई मम्मी, संडास हो गई मम्मी, अच्छा। ऐसे बोलता है। और उसको जनरल नॉलेज का बहुत कुछ पता है, कौन कहाँ है, कहाँ पे है, क्या है, कैसे होगा। एक्झाम्पल द्या, उदाहरण. अपन असं उदाहरण अगर बोले तो अपन किसी टॉपिक के अगर बात कर रहे हैं घर के लोग और वो मोबाइल देख रहा है तो अपन अगर सजेशन बोल रहे हैं उसका तो वो बराबर बताएगा। और एक बात है सर, मौसम का जो रहता ना उसको आज बारिश होगी कि नहीं होगी तो उसका वो अंदाज है ना सटीक रहता। अगर उसने बोला कि आज बारिश नहीं होगी तो कितना भी तूफान रहो बादल रहो कोई बारिश नहीं आएगी। मौसम को तो वो ध्यान देखता है ना, 5 मिनट देखने के बराबर ही वो अंदाजा लगा लेता है कि आज का दिन कैसा रहेगा। अच्छा। हाँ, असं कितीदा झालं? भरपूरदा माझी मावशी तर गावावरून फोन करून विचारते. इनके रिलेटिव पूछते हैं इसको सर कि कब बारिश होने वाली है, कब क्या होने वाला है ना? अच्छा। ने बोला वो सही होता ही उसने बोल दिया कि आज बारिश नहीं होगी, यानी ये उदाहरण है। ऐसी कोई भी बात अगर उससे पूछते हैं अपन तो वो जो बोलेगा वही होता है। अच्छा। और क्या अपन अगर बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आई घर में कि कैसा करना तो वो सजेशन देता है हमको कि ऐसा करो फिर वैसा करो, ऐसा बोलता है। और जैसे बड़े आदमी बोलते हैं तो वैसा बोलता है। और वो मोबाइल अगर टीवी भी देख रहा हो ना तो उसका ध्यान सब तरफ रहता है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। सबसे ज्यादा बताएगा कि अगर उसके दिमाग में सजेशन आया तो फटाक से बोल देगा कि ऐसा नहीं ऐसा करो। अगर उससे पूछो बोलेगा कोई रोहन तो वो उनसे बात नहीं करता मोबाइल देखते टाइम। मोबाइल और टीवी सबसे ज्यादा क्या देखता है? मोबाइल और टीवी बहुत जिद करता है, बहुत मोबाइल और टीवी बहुत देखता है। 1 से 2 घंटे वो सिर्फ खेलता है, शाम के 6 बजे से समझ लो खाना खाने के समय तक 8 बजे तक की खाना खाने के समय तक की खेलता है बस। और वो भी खेलता है तो वो वही आर्मी वगैरह जैसा मिलिट्री वाला वगैरह खेल खेलता है, वो हमला ये वो मिलिट्री मैन वगैरह वो लगाता है वो। ऐसे कई घर पे मेहमान आते हैं तो वो पूछते हैं तेरे को क्या बनना है, जैसे टीचर लोग आते हैं स्कूल के तो तुझे क्या बनना है तो वो बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। पहले बोलता था ट्रेन का ड्राइवर बनना है, फिर बाद में बोल रहा था प्रेसिडेंट बनना है, अब बोलता है प्रेसिडेंट के बाद में गैंगस्टर बनना है। क्या बनना है रोहन? गैंगस्टर। तो ये टीवी देख के बोलता है ऐसा? मोबाइल देख के टीवी देख के नहीं, टीवी में वो कार्टून ही देखता है, डोरेमोन वगैरह जो छोटे छोटे बच्चों की जो आती ना सीरियल
और मोबाइल में वो ज्यादा पबजी जैसा गेम आता है वो खेलता है ज्यादा। अच्छा। जैसे माइकल ज्यादा देखता है ये। ओके। तो पबजी देखता रहता है वो, पर पबजी नहीं है, माइकल है। पबजी तो हम खेलने के लिए अलाउ नहीं करते। हम्म तो माइकल देखता है वो, उसको कितना भी बोलो बंद कर दो बंद कर दो, अपने सामने बंद कर देगा, फिर बाद में ना वो अपन इधर उधर चले गए तो फिर बाद में फिर से चालू कर देगा चुपके से। अच्छा। और दिन भर उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं कर सकता वो, तो बैठे बैठे भी बोर हो जाए तो ज्यादातर मोबाइल ही देखता है, पहले नहीं देखता। हाँ, और उसको फिर कोई उसके पास में जाए, उसके लाड़ करे, उसको पसंद नहीं ज्यादा। सोते टाइम भी ना से दूर ही सोता है थोड़ा। और अपनी जगह अपनी जगह भी किसी को नहीं बैठने के लिए नहीं अलाउ नहीं करता, किसी को बैठने के लिए। अपनी जगह पे कोई किसी को बैठने नहीं देता। अपना सामान दूसरों के साथ शेयर नहीं करता कोई भी। उसकी चीजें वो किसी को नहीं देता। मेरा है वो खुद ही हाथ लगाएगा उसको, बाकी और किसी को नहीं देगा। आणि आपल्या जागेवर झोपतो तो हम्म। सांगत नाही. और उसकी सोने की भी एक जगह रहती कैसी भी, और बैठने की भी वही जगह है, सोने की भी। और उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, गंदा पसंद नहीं है। अगर नहाने के लिए लेके जाओ ना तो बाथरूम साफ नहीं किया ना तो वो नहाने के लिए नहीं बैठेगा वहां पर। हम्म और साफ सफाई उसको, हाथ में कुछ मिट्टी विट्टी लग जाए, कोई कीचड़ लग जाए तो उसको हाथ में पैर में तो वो उसको पसंद नहीं। साफ सुथरे कपड़े भी साफ सुथरे उसको होना, सब साफ सुथरा चाहिए, बर्तन वर्तन सब। ओके। ठीक है, अभी थोड़ा सा फादर को बोलिए थोड़ा बाहर बैठिए। गेले सर. ओके. याला सुरुवात कधीपासून झाली याची? तशी तर आम्ही स्वाग्रामला ट्रीटमेंट, वैसे तो हमने स्वाग्राम में ट्रीटमेंट किया ना, तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि 3 महीने से है करके। पर हमारे ध्यान में आया जब से वो 4 साल का हो गया। फिर 4 साल का जब हुआ ना तो थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। जैसे दौड़ता था चलता था, अगर पैर में कोई कंकर लग गया, कोई ऊंचा ऊंच नीच की जगह आ गई तो वो पैर ढीला गिर जाता था और वो गिर जाता था। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई? स्टार्टिंग में कुछ क्या हुआ था? तो वैसे स्टार्टिंग में वैसे ही हुआ उसको, 4 साल का जब भी था ना। 4 साल के पहले नॉर्मल था. 4 साल के पहले नॉर्मल था, पर नॉर्मल भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो चलने भी लगा ना था, 18 महीने का हो गया था। फिर भी चलने लगा 18 महीने के बाद में। और जैसे बच्चा 3 महीने के बाद में करवट बदलता है, तो ये 3 महीने के बाद में करवट नहीं बदला, इसने 7 महीने के बाद में करवट बदलना चालू किया। फिर डायरेक्ट रेंगने लगा 7 महीने के बाद में। फिर रेंगता ही था और चलता नहीं था, तो फिर 18 महीने के बाद चला। कोई कोई बोलता था, मैं पूछती थी किसी को तो नहीं चलती, कोई कोई लड़के ऐसे करके, तो 18 महीने के बाद चलने लगा। तो स्टार्टिंग में कुछ पेन, फीवर ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं, तो जब भी पैदा हुआ था ना सर, तो मैंने दूध नहीं पिलाने की वजह से वो नीला नीला पड़ गया था। ते आपण दूध का नाही पाजलं तुम्ही? मेरे उतना ध्यान में नहीं था, पर छोटा पहला पहला बच्चा था और हमारे पास कोई था भी नहीं, इस वजह से उतना ध्यान नहीं आया। और वो दूध निकलता नहीं था ना पहले पहले दिन, तो वो उसको पिलाया नहीं, पिलाने में नहीं आया, कम आया। और वो वीक भी था, जब पैदा हुआ ना तो 1.25 किलो का था, 1800 ग्राम का था। तो ये किसने बताया था आपको कि दूध नहीं पिलाने की वजह से नीला? वो डॉक्टर बोल रहे थे, वहां पे हॉस्पिटल के डॉक्टर बोल रहे थे कि दूध नहीं पिलाया तुमने, जब से जन्मा तब से दूध नहीं पिलाया तुमने करके वो बच्चा वैसे हो गया पूरे। और वो रोया रोया बहुत रोया। फिर मेरे ध्यान में नहीं आया क्यों रो रहा, फिर एकदम से बेहोश हो गया। और उसके हाथ पैर और मुंह बहुत गोरा गोरा था वो, तो मुंह वगैरह हाथ पैर से नीले नीले दिखने लगे।
मैं बोली इसका शरीर ऐसे दिखना है, तो हमने नर्सरी के जो डॉक्टर रहते ना बच्चों के, छोटे बच्चों के, उनको दिखाया ना, तो उन्होंने फिर अंदर ही डाल दिया उसको, फिर 20 दिन तक, 18-20 दिन तक बाहर नहीं निकाला। वही तो किती होतं त्यावेळेस? कौन चीज़? एक दिवस था, एक दिन का ही था तब। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी क्या तब? नहीं, वैसा कुछ तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर लोगों ने जब अंदर उसको डाला ना, तो वो बाहर नहीं, उसको मिलने भी नहीं देते थे कुछ दिनों तक, मतलब 10 दिनों तक मिलने भी नहीं देते थे, और दूध भी नहीं पिलाने देते थे। सब वो बोल रहे थे कि सब हम ही करते करते। फिर वो थोड़ा अच्छा होने लगा, उसकी तबीयत में ठीक होने लगी, तो फिर 12 दिन से उन्होंने दूध पिलाने के लिए अलाउ किया। फिर कटोरी में दूध निकाल के पिलाते थे थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में फीडिंग कराते थे। हम्म, तो अश्विनी उसमें लिखो एस्पेक्सिया आफ्टर बर्थ, ये कितने देर बाद हुआ बर्थ के? जन्म झाल्यावर किती वेळाने होतं? और जन्म लेने के बाद करीबन 20 घंटे बाद हुआ। डिलीवरी रात में 12 बजे हुई थी, तो रात के 12 बजे वो रात निकल गई और दिन निकल गया, तो 8-9 बजे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी शाम को। देन कन्वर्जेंस। तो वन मिनट, नॉइस आ रही है किसी की तो। लगेच रडला होता ना? हाँ, की 5-10 मिनिटं? नहीं लगे पकड़ना। अंडी पण आवडते त्याचं, थंड पाणी अंडी. ओके, तो 15 दिन उसे आईसीयू में रखा ना, एनआईसीयू हाँ, में? 15-20 दिन रखा। ओके, उसके बाद फर्स्ट मंथ से, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से क्या क्या हुआ, क्या कैसी मनस्थिति थी आपकी? प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ अगर बोले तो हम बाहर रहते थे, हमारी लव मैरिज है ना, तो पहले तो हम बाहर रहते थे, तो मुझे ना बुखार आया था उस टाइम पे। तो बुखार 2 दिन रहा, तो हमने हॉस्पिटल में अगर जब दिखाया ना, तो फिर उन्होंने पीरियड्स नहीं आए बोले उनको, तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया ना, तो वो पॉजिटिव निकली, तो प्रेग्नेंट है बोले आप, तो उन्होंने ज्यादा कुछ दवाई दी नहीं, पैरासीटामोल वगैरह थी, तो उसके बाद बुखार ठीक हो गया। फिर थोड़ा हमारे गाँव आने के बाद, फिर 3-4 महीने तक तो सब ठीक था। फिर थोड़ा हमारे गाँव आने के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा सुनते नहीं थे, तो इसलिए उनकी और मेरी थोड़ी सी कुटुंब में होती थी, तो नहीं जमता था। तो थोड़ा टेंशन का माहौल रहा फिर उस दौरान। कैसा टेंशन, क्या होता वही था? तो, वही उनकी बातें मुझे नहीं अच्छी लगती थी। क्या होता उधर था? गाँव तो सांगा त्यांनी. हमारी लड़ाई होती थी। उससे क्या होता था? सविस्तर. हाँ, उससे आपको क्या होता था? वो मारते वगैरह थे मेरे को, थोड़े 2-3-4 बार मारा होगा उन्होंने। तो मेरी लव मैरिज होने के कारण मेरे रिलेटिव से तब कोई मेरे से बात नहीं करता था। मैं किसी को बता नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती, कहा जा नहीं सकती, किसी को बता नहीं सकती, ऐसा लगता था।
इस वजह से आपको क्या होता था, फिर आप क्या करते थे? ऐसा कुछ करती तो नहीं थी, पर एक बार मैं कुएं पे गई थी जान देने के लिए। बाकी ऐसा कुछ करती नहीं थी, फिर मैं ही पीछे हट जाती थी, मेरी गलती है, मेरी गलती है, ऐसा फिर वैसे करते करते निकाले मैंने दिन। अच्छा, खुद को दोष देती थी आप? हाँ, दूसरा दोष देंगे। तो ये ऐसा टेंशन कितने महीने तक चला? बहुत दिनों तक चला। अच्छा, तो मर जाने के थॉट्स हमेशा आते थे? एक दो बार आए थे, हमेशा नहीं आए थे। एक बार मैं गई भी थी और फिर वापिस लाए थे घर के लोग। हमेशा वगैरह नहीं आते थे। मेरी मम्मी की भी डेथ ऐसी हो हुई ना, तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि अपने पेट में बच्चा है तो अपन, अपनी माँ ने छोटी बच्ची छोड़कर वो मर गई, तो मैं मेरे बच्चों को ऐसे छोड़ के कभी मरूंगी नहीं। हम्म। अच्छा, और उसके बाद कुछ हुआ? नहीं, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। फिर थोड़े थोड़े मेरा भी दिमाग का थोड़े थोड़े दिन वैसे जाते गए, थोड़ा थोड़ा मैं भी नॉर्मल होती गई, फिर मेरा भी दिमाग थोड़ा, मैं भी बड़ी होती गई और एडजस्ट होती गई उनकी फैमिली में। ओके। और आगे के कुछ महीनों में कुछ और कुछ हुआ था, बड़ा झगड़ा या फिर ऐसी कंडीशन की, ऐसा ऐसा कुछ आपको लगा कि अब मैं क्या करूं, कहीं चले जाऊं, निकल जाऊं, या फिर? नहीं, ऐसा कोई बड़ा तो नहीं हुआ, बड़ा तो झगड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही छोटे मोटे झगड़े होते थे, पर बहुत बड़ा भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर बार आप क्या करते थे फिर? कुछ नहीं करते थे। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मैं इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती, किसी को बता नहीं सकती, किसी का साथ नहीं है मेरे को, ऐसा लगता था। हम्म। मैं कहीं जा नहीं सकती। हम्म। ओके, ठीक है, चलेगा। ठीक है, आप बैठ जाइए बाहर। यस, यस, बताओ रूब्रिक्स। Death, desire, helplessness. डेथ, डिझायर, हेल्पलेसनेस. आता इथे डेथ डिझायर किंवा सुसाइडल डिस्पोजिशन, साइडल डिस्पोजिशन सर। तो डेथ डिजायर लेना चाहिए कि सुसाइडल डिस्पोजिशन लेना चाहिए? Suicidal क्या disposition. डिफरेंस है दोनों में? दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये मोर सिपिलिटिक है सुसाइडल डिस्पोजिशन। सुसाइडल डिस्पोजिशन इज मोर सिपिलिटिक देन डेथ और यहाँ तो डिजायर. सर डेथ डिजायर इट इज साइकोसिपिलिटिक. यस, yes. But what is the miasm of DMD? It is psychosyphilitic, sir. It is sauropsychosyphilitic. फर्स्ट इन्फ्लामेशन होता है मसल शीट का, देन उसके बाद सुडो साइकोसिस आ जाता है, वहां पे सुडो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है, उसके बाद डिस्ट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है. यस, तो और क्या, और बस दो ही रूब्रिक? और बताइए, आज हमारे ग्रुप में ऑनलाइन 52 पर्सन्स है, 52 डॉक्टर्स है, तो बताइए फटाफट. कट ऑफ। देखो, मैंने आपको डिवैल्यूएशन के रूब्रिक्स लास्ट केस में बताया था, राइट?
डिवैल्यूएशन के रूब्रिक्स बताया था लास्ट केस में, डिल्यूजन लेग कट ऑफ, वो देखो उसमें से कितने सारे रूब्रिक्स ये केस में आपको मिलेंगे। Clairvoyance. मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, कॉन्फिडेंस ऑन टॉप, डिल्यूजन डिसग्रेस्ड, डिल्यूजन डिस्पाइस्ड, अनफॉर्चुनेट फीलिंग। देखो वो हर रूब्रिक आपको लगेगा कि यस ये रूब्रिक है, यस ये रूब्रिक है। डिल्यूजन वर्थलेस, डिल्यूजन सक्सीड नेवर, डिल्यूजन स्मॉल हीज, फियर ऑफ फेल्यूर, डिल्यूजन लेग्स कट ऑफ। कितना परफेक्ट रूब्रिक लगेगा यहाँ पे। अभी रूब्रिक लग रहे हैं सर इसमें, है ना? यस। देन डिल्यूजन इंसल्टेड, डिल्यूजन एप्रिसिएटेड नॉट, support desire, delusion unfit word, delusion fail everything, undertakes nothing, pessimism, discontented with himself, reproaches self, remorse, sadness fault, sadness wrongdoing, delusion wrong done she is, delusion suffered wrong, hopeless, yes, hopelessness। तो कितने सारे रूब्रिक्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, राइट? तो अब आप लोग बताइए कि विच इज द परफेक्ट रूब्रिक। यस, तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं? Reproaching himself, वेरी नाइस। suicidal disposition, helpless feeling, यस। fear opinion of others या sensitive to criticism। वो बोले मरने के बाद लोग बोलेंगे कि बच्चे को छोड़ के मर गई। ये तो sadness, wrongdoing, delusion criticize, helplessness feeling, reproaches himself, suicidal disposition, delusion legs cut off, remorse ना। और देखो ऐसे कंडीशन से, मतलब कंप्लीटली शी वाज सफरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी शी वाज कंप्लीटली डिस्पेयर, कंप्लीटली डिस्पेयर, है ना? उसे कोई होप उसमें दिख ही नहीं रहा था। कंटिन्यूसली शी वाज इन रिमोर्स, पश्चाताप, बहुत ही पश्चाताप। और ऐसे कंडीशन में बच्चा पॉजिटिव निकलना, इज इट नॉर्मल? बच्चे की थिंकिंग देखो पॉजिटिव है, राइट? द रे ऑफ होप is the positivity of that child, and that positivity is syphilitic positivity, क्योंकि all condition is all circumstances are syphilitic. Now the here generally the positivity is psychotic, but here it becomes syphilitic. Yes, so we can take here positivity also. हेलो, सर बच्चे में क्लियरेंस मिला ना, भविष्यवाणी करता था। It is not a clairvoyance, it is prophesying.
अच्छा ये भी सर सिफिलिटिक हुआ ना रुब्रिक? Yes, yes. It is psychosyphilitic prophysin. Yes. और अभी उसमें फास्टिडियस वगैरह ये रूब्रिक साइकोटिक हो जाएंगे, वो नहीं ले सकते. Then watchfulness, possessive is also psychotic. So watchfulness भी एक रूब्रिक बच्चे का अच्छा है. तो वॉचफुलनेस और अलर्ट में क्या डिफरेंस रहेगा? अलर्टनेस और वॉचफुलनेस में बच्चा अगर कहीं अपन ने छोड़ दिया तो हर चीज उसे मतलब हर एक्टिविटी पे उसका ध्यान रहेगा, हर एक्टिविटी उसके मतलब वो कैच करेगा. दैट इज वॉचफुलनेस. अलर्टनेस मतलब वो अलर्ट है ना, वो अलर्ट है कि क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है. वो उसका वो कुछ काम भी कर रहा होगा तो उसको बराबर पता चलता है कि यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है. यस. सो और कोई रूब्रिक बताओ. क्लियरेंट. हेलो. पहले से उसको पता चल जाता था बारिश होने वाली है करके, पहले से उसको पता चल जाता था. दैट इज प्रोफेजिंग. यस. और वो नींद में बड़बड़ाना क्या था? यस. नींद में नहीं सर, नींद आने से पहले वो खुद से बात करता था और धीरे धीरे, किसी को सुनाई नहीं दे, खुद से बात करता था. तो ये अभी भी कंटिन्यू है? हाँ, उसकी मदर ने बोला है अभी भी वैसे करता है. मटरिंग सर, हाँ. मटरिंग रूब्रिक जो है, कौन सा? मटरिंग. यस. Muttering during sleep. बट वो ड्यूरिंग स्लीप नहीं ना, बिफोर स्लीप है. सर उसकी मदर का कहना है कि अभी जो आपने डोज दिया उसके बाद से 8 दिन 15 दिन से बड़बड़ करना बंद कर दिया. ओके. ओके. क्या सर हायोसाइमस है कि स्ट्रामोनियम बच्चा? मैंने देखा नहीं, मैं लेट में आया थोड़ा. ओके, ठीक है. तो दिखा क्या लेंगे लगता है आगे. आप लोगों को? आप लोगों को रेपर्टाइजेशन दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिख रहा है. ओके. अभी नहीं सर. ओके, दिखाता है 1 मिनट.
इधर, हाँ। अभी दिख रहा है? जी सर, जी दिख रहा है सर। दिख रहा है। Yes. So, helpless feeling, reproaches himself, suicidal dispositions, delusion, body part, legs cut offs, remorse, professing watchfulness and muttering. And child anger become violent, no? Yes, sir. Become panic. ऑब्स्टिनेट भी है। अगर कोई जल्दी जाता नहीं बाथरूम में भी तो ही कंटिन्यूअसली कॉलिंग, बिकम पैनिक, राइट? सो बताओ, स्टैमोनियम स्ट्रामोनियम होगा सर, पैनिक हो रहा है तो। यस। अब उसका व्हील लिखना होगा, स्ट्रांग है, फियरफुल है, ऐसे तो पैनिक हो रहा है वो स्ट्रामोनियम। स्ट्रैमोनियम घबरा के पैनिक होता है ना सर, वो घबरा के नहीं, चिढ़ के आवाज देता था कि जल्दी आओ जल्दी आओ। राइट, वेरी नाइस। हाँ, उसे डर लगता है क्या? नहीं सर, वो डरता नहीं है। किसी भी चीज से नहीं? डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस है। फियर ऑफ डार्कनेस है, अच्छा, ओके। और थर्मल्स? हॉट है, थर्स्टलेस। हॉट थर्स्टलेस, ओके, यस। तो क्या थर्मल्स चेंज होते रहते हैं सर उसके? नहीं, थर्मल्स पे इस केस में ध्यान नहीं देंगे। हाँ, थर्मल्स आर मुझे नॉट बताया था इम्पोर्टेंट चिड़ी था वो। बिकॉज द हिस्टेरिकल ये भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आप देखो ना, जेनेटिक भी मदर है ना केस, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन भी है तो थर्मल्स कंसीडर नहीं करेंगे। यस यस। और जो ये कंडीशन जो है ना, कि मदर इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में थी और उस कंडीशन में अगर बच्चा पॉजिटिव हो जाता है तो इट मे बी द हिस्टेरिकल केस, हिस्टेरिकल सिचुएशन। जीन्स में अंडरगो फ्रॉम द हिस्टेरिकल कंडीशन, है ना? और आप देखो डिजीज में भी उसी टाइप का होता है थोड़ा सा, कि जहां मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसके पहले वहां पे सूडो हाइपरट्रॉफी होती है। यस। तो स्टैमोनियम क्या रहा है आपकी? बोलो फटाफट बताओ। हरदेव जी, आपने क्या दिया था? सर मैंने उसको मर्क आयोड्रप दिया था, मैंने लैक्सिस दिया, उसके बाद मैंने टैरेंटुला भी दिया है। और लैक्सिस दिया है, और अभी फीवर आया था लास्ट टाइम तो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने उसको आर्सेनिक दिया था। यस। तो अभी आप उसे स्टैमोनियम 200 का एक डोज देंगे और बाद में कभी रिपीट नहीं करेंगे और कोई मेडिसिन एक्यूट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? जी सर। एक्यूट कभी नहीं देना बीच में, एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल दिए तो, ठीक है? वेट एंड वॉच करना है। अभी देखो, अभी एक 8 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट था। उस पेशेंट को मतलब उसका वेट नहीं बढ़ रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, पेशेंट इज वेरी वीक, एनीमिक, और सभी इसका डिफिशियंसी, मतलब विटामिन की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी, सभी प्रॉब्लम। अब उस केस में पेरेंट्स इतने पॉजिटिव थे अपने बच्चे के लिए, उस केस मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद उन्होंने बताया कि इसको हम मतलब सप्लीमेंट भी नहीं दे सकते, कि कुछ विटामिन सायरप या फिर आयरन सायरप, क्योंकि वो दिए तो उसको लूज मोशन होते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। उस पेशेंट को मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद उसे फीवर आया, फीवर आने के बाद लूज मोशंस हुए,
तो पहले दिन 5 लूज मोशन हुए, पेरेंट्स, बच्चा पैनिक होना चाहिए तो पेरेंट्स पैनिक हो गए कि हमने पहले ही बोला था कि इसे मेडिसिन सूट नहीं होती है, तो इसको लूज मोशंस लग गए, डायरिया हो गया, वीक हो गया, इसको एडमिट कर रहे हैं हम। मैंने उनको समझाया कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है, 2 दिन वेट करो। तो कल 5 थे, आज 2 ही हुए। ऑटोमेटिकली पेरेंट्स आल्सो बिकम नॉर्मल। तो ऐसे केस में कभी कुछ नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी एक्शन आपको मेडिसिन की दिखनी ही चाहिए, और वो दिखती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, राइट। तो ऐसे वक्त कुछ नहीं करना है, गिव द एसएल, 2 दिन 3 दिन उसे दीजिए, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो अभी जो आपने जो भी मेडिसिन अभी तक दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि बीच में इंटरप्शन की वजह से उन मेडिसिन की एक्शन भी नहीं आ पाई। तो अभी अपन उसे स्टैमोनियम देंगे, तो स्टैमोनियम देने के बाद अभी कुछ नहीं करना है, ओनली वेट एंड वॉच। कुछ भी होता है तो वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर प्रीवियस मेडिसिन से उसे कुछ बेनिफिट होता था तो उसके हैंड तक नहीं जाता, क्योंकि डिजीज अपवर्ड काफी गया है, यस सर। काफी उसमें डिस्ट्रॉफी हुई है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट अपर से ही होगी, हैंड से ही स्टार्ट होनी चाहिए। उसके हैंड्स थोड़े फ्री होने चाहिए, और उसका जो सीपीके लेवल था कुछ तो भी 11,000 मैंने रिपोर्ट में देखा शायद। यस सर। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट थे क्या उसके? नहीं, पुराने है सर, जी पुराने है। तो अभी हाँ। एक बार लेटेस्ट उसका सीपीके एमबी करवा लो, सीपीके लेवल करवा लो, या फिर सीपीके ऑन करवा लो, ठीक है। तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा। तो स्टैमोनियम 200 का एक डोज देके जी सर, वेट एंड वॉच करना है, ओके। सो अभी इस केस पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। इसका स्क्रीनशॉट सर एक लेके क्वेश्चन था मेरा। काटदेव जी, यस सर, प्लीज यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट लेके रखिए जी यस। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर मैं डॉक्टर नितिन सोनी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ। हाँ, जो भी बात करेंगे ना, जो भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो अपना एक तो हैंड राइज कीजिए या फिर वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करने से 2 फायदे हैं कि आपकी सभी लोगों को पहचान हो जाती है, और पर्टिकुलरली मैं भी देख पाता हूँ कि कौन कौन हमारे ग्रुप हेलो में सर, मैं डॉक्टर नितिन सोनी नांदेड़ से। जी जी मैं आपसे मिल चुका हूँ सर, ओपीडी में कुछ दिन के लिए आया था आपके पास। अकोला। हेलो सर। ओके यस सर। बोलिए सोनी। सर मेरा क्वेश्चन था कि अपने रिप्रोचेस हिमसेल्फ किया है जी, सर, रिमोर्स इज बेटर रूब्रिक फॉर दिस केस। रिमोर्स भी बेटर है। एक्चुअली 2-3 रूब्रिक मैंने जानबूझ के इसमें ऐड किए, जैसे कि रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, इट इज अ प्योर सिपिलिटिक रूब्रिक और ऑटो इम्यून हो जाता है, और इसमें खुद के मसल्स ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने उसे ऐड किया। दूसरा रिमोर्स, रिमोर्स ये साइकोसिपिलिटिक है, इट इज नॉट अ प्योर सिपिलिटिक। ओके बट रिप्रोचिंग हिमसेल्फ इट इज सर। दूसरा थिंग कि ओके सर, अपन इनको जो प्रिस्क्रिप्शन दिए है अभी, तो ये ऑटो इम्यून सिफिलिटिक कंडीशन समझ के अपन ने स्टेट सिमिलिमम दिया है सर, या फिर ये जीसीएस के जैसे ही काम करेगा? कौन सा आपने 2 अभी जैसे सर का बोलना है कि ऑटो इम्यून सिफिलिटिक कंडीशंस जब होती है। हाँ हेलो, आपका आवाज कट रहा है, बोलिए बोलिए। आवाज हाँ आ रही है, बोलिए। आ रही है सर? हाँ बोलिए ना।
यस सोनी जी बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली। हाँ सोनी जी बोलिए। सर ऑटो इम्यून सिफिलिटिक कंडीशंस में, बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए ना, सर, बोलिए आप। ऑटो इम्यून सिफिलिटिक कंडीशंस में सर के हिसाब से अपन ने स्टेट सिमिलिमम देना चाहिए। तो सर अपन जो अभी प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इज इट अ स्टेट सिमिलिमम और हिज कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम सर? हाँ, तो आप मुझे पहले ये बताइए कि सर ने कब ऐसा कहा था कि ऑटो इम्यून कंडीशन में स्टेट सिमिलिमम देनी चाहिए? कब ऐसा कहा था मतलब सर? कौन से जैसे कि सेमिनार में जेनेटिक कहा, कौन सी बुक में कहा? सर एससीपीएच में भी पढ़ाया गया सर। और नो नो, ऑटो इम्यून में सर ने कहा था कि पोटेंसी हाई देनी चाहिए, स्टेट सिमिलिमम देना चाहिए नहीं कहा था। उसमें भी आपको जीसीएस ही देना है। ओनली स्टेट सिमिलिमम मतलब फिनोटाइपिक प्रिस्क्रिप्शन आपको कैंसरस केसेस में करना है जहां जीन म्यूटेट हुआ है। सर का कहना था सर कि अगर अपन ऑटो इम्यून केसेस में अगर सिमिलिमम दे रहे हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम दे रहे हैं, तो वी आर सपोर्टिंग हिज सोरा एंड सोरा इज ऑलरेडी एक्टिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, so we will strengthen his sora and he will land in more syphilis और destruction में जाएगा, ऐसा मैंने सुना था सर। और मैंने बहुत सारे केसेस में ये सब किया भी है, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन था ये। लेकिन डीएमडी इट इज नॉट अ ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, हाँ, डीएमडी इट इज नॉट ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। यस, और कोई? हेलो सर। सर पहले पेशेंट के सिफिलिटिक रूब्रिक लिए गए यानी मदर्स के, उसके बाद बच्चे के सिफिलिटिक रूब्रिक। यस, ऐसे ही करना चाहिए ना, दोनों के रूब्रिक लेना चाहिए सिफिलिटिक। यस यस यस। ओके, यस, और चलो खड्डेव जी, ओके? यस सर, यस सर। ओके, उनको अभी स्टेमिनियम का डोज दिया है, उनको भेज दिया मैंने अभी। ठीक। यस सर। और जीसीएस और स्टेट सिमिलिमम में क्या फर्क है? स्टेट सिमिलिमम इट इज फिनोटाइपिक प्रिस्क्रिप्शन, जो कंडीशन है उसे कंसिडर करके, मतलब जो प्रेजेंट कंडीशन है, दैट इज डिजीज कंडीशन आल्सो। यस डॉक्टर रविंदर। सर लैकेसिस को कैसे रूल आउट करेंगे? लैकेसिस आया ही नहीं है केस में। नहीं, अगर केवल सिफिलिटी की रूब्रिक देखा जाए, रिप्रोचेस हिमसेल्फ और सोसाइटल डिस्पोजिशन, और अगर साइकोसिफिलिटिक जोड़ दिया जाए प्रोफाइसिंग, तो लैकेसिस और स्ट्रोमोनियम दोनों है। तो अपन ये लैकेसिस के बारे में भी तो सोच सकते हैं, जिस हिसाब से उसका माइंड है इतना शार्प है कि वो आगे का भी सोच ले रहा है। तो जो और जिस हिसाब से उसकी मदर की सिचुएशन थी, वहां से वो लड़ भिड़ के आया, अगर उसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो मैनिपुलेट करके आया, तो उसको अपन लैकेसिस भी सोच सकते हैं ना। हाँ, ऐसे सोचना अलग बात है, लेकिन स्ट्रैमोनियम भी उतना ही फास्ट है, उतना ही सिपिलिटिक है, उतना ही शार्प है, राइट? लेकिन लैकेसिस यहाँ आया नहीं। और उसके बाद लैकेसिस में देखो, जो बच्चा इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव है, लैकेसिस पॉजिटिविटी में आता है, लेकिन आप देखो लैकेसिस जैसा उसका माइंड है क्या? मतलब वो जिस कंडीशन से मदर आई है, उस कंडीशन के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो लैकेसिस का बच्चा कैसा बनना चाहिए उस कंडीशन के हिसाब से? थोड़ा सा मैनिपुलेट टाइप का।
और ये काफी स्ट्रांग है। यस, तो मोर वो जैसे जेलसी आनी चाहिए उसमें, या फिर मैनिपुलेटिवनेस आना चाहिए, उस टाइप का इस बच्चे में कुछ नहीं। ही इज अ वेरी फ्री फ्रैंक। थोड़ा सा प्रोफिसिंग है जो लैकेसिस का पॉइंट आता है ना। लेकिन लैकेसिस नहीं आने की वजह से हम उसके बारे में नहीं सोच सकते यहाँ। ठीक है सर। और बीच में एक्यूट क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करना? अगर पेशेंट आ गया कोई एक्यूट कंप्लेन लेके, अगर जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। उससे जो बीच में आप एक्यूट रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे उससे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्ब हो जाता है, उसके एक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। फिर सब प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे एक्यूट? मतलब कोई पेशेंट आ गया अपने पास, काफी 1 साल 1.5 साल से है, और बीच में कुछ एक्यूट कंप्लेन लेके आ भी गया और उसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब है, फिर? आप देखो ना, अदर्स जो ऑर्गेनल में हम पढ़ते हैं, अदर पैरामीटर्स देखो, अगर उसमें वीकनेस नहीं है, डलनेस नहीं है, तो वेट एंड वॉच करना है। या फिर कुछ हुई, मतलब कुछ पैरामीटर्स कंप्लीटली डिस्टर्ब है, वीकनेस आ गया, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वही आपको वहां पे रिपीट करनी है। फर्स्ट यू थिंक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल जीसीएस, और जीसीएस देने के बाद भी अगर नहीं होता है देन यू कैन थिंक अबाउट एक्यूट। बट एक्यूट सोचने के पहले 10 बार आप उसके बारे में ना सोचे तो अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत से केसेस मतलब इतने प्रोग्रेसिव वे पे होती है और बाद में अनवांटेडली रिपीटेशन और मेडिसिन चेंज की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं। ठीक है, यस, थैंक यू। यस डॉक्टर माधुरी। हेलो यस मैम। सर, इसमें नॉन डिलीजेंट एंड एयर कैसल, ये 2 रूब्रिक्स ले सकते हैं कि नहीं? नॉन डिलीजेंट और एयर कैसल नहीं, कैसल जो आपने रूब्रिक ये किया ना, वो दैट इज प्योर साइकोटिक रूब्रिक। हवा में महल बनाना, इट इज साइकोटिक। ओके। और डिलीजेंट नॉन नॉन डिलीजेंट भी नहीं ले सकते? जेनेटिक डिसऑर्डर्स में डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट आप ओनली रेमेडीज सिलेक्शन या फिर रेमेडीज कंफर्मेशन के लिए यूज करो, लेकिन सिलेक्शन के लिए नहीं। ओके, वो एक्यूट के लिए ठीक है, डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट, एक्सप्रेसिव नॉन एक्सप्रेसिव, एक्यूट कंडीशंस में आप उसे यूज करो। सर क्रॉनिक में नहीं करना है? नो। तो सर जेनेटिक केसेस में अपन 200 ही डोज रखते हैं ना हमेशा के लिए, बढ़ाते नहीं है ना? यस, ऑटो इम्यून में हाई डोजेज देना है। डॉक्टर नितिन सोनी। यस सर। डॉक्टर नितिन सोनी, आपने कौन सी बैच में आपने एससीपीएच किया था? सर मैंने एक्चुअली है ना ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस लिए हैं सर। अच्छा, क्योंकि क्या है, हमने जो एससीपीएच किया ना, एससीपीएच भी किया मैंने और 2 बार एससीपीएच प्लस भी किया, लेकिन ये बात सर ने कभी नहीं बताई ऐसी। सर मेरे पास कुछ है चीजें, मतलब कुछ डाटा रखा है मैंने, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। क्लिप होगा तो मुझे सेंड कर दीजिए। यस सर, मैं देख के करता हूँ सर। क्योंकि हमने मतलब एससीपीएच मैंने 2 बार किया और एससीपीएच प्लस भी 2 बार किया। सर वो प्लस में ही मिला सर, ये प्लस में और एससीपीएच में दोनों जगह है सर। इसीलिए ये हमें नहीं बताया सर ने, तो फिर ये कौन सी बैच में बताया पता नहीं। सर मैं क्लिप फॉरवर्ड करता हूँ सर आपको। चलेगा हाँ। सर पॉजिटिवनेस वाज ग्रेट रूब्रिक सर, मैंने बस सोचा भी नहीं था उस केस के लिए, अभी की जो केस के लिए आपने पॉजिटिव लिया। इसको बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं शायद। ये हमारा व्यू अभी डेवलप नहीं हुआ है। नहीं,
तो ये आपने बहुत अच्छी बात आज बताया कि जो सोरिक कंडीशन के लिए सर ने स्टेट से मिनिमम बोला, लेकिन मैंने सुना भी नहीं और शायद कौन से बैच में सर ने बताया पता नहीं, लेकिन किस बेस पे बताया वो देखना पड़ेगा। सर मैं फॉरवर्ड करता हूँ सर, हाँ, आप डेफिनेटली आज ही देखता हूँ। क्योंकि स्टेट से मिनिमम देना बोले तो ये भी तो जेनेटिक, ये केस छोड़ दो, स्पेशली ऑटोइम्यून केसेस में ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर थी, लेकिन ऑटोइम्यून केसेस में हो सकता है सर ने कौन सी केसेस के लिए बोला है, तो मोर डिस्ट्रक्टिव, मोर मतलब कंप्लीटली गए हुए केसेस के लिए बोला होगा तो फिर अलग बात है, क्योंकि उस केस में से पहले उसको निकालना बहुत जरूरी है। बराबर है ना, जो वहां जहां पे कंप्लीटली इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो गई कि अब कुछ नहीं बचा, उस केस में से अगर बोला, हो सकता है कि उस केस के लिए बताया होगा कि पहले पेशेंट को बाहर निकाल लो, फिर बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेटिक। यस सर, सर बोला है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ सर, ढूंढ के। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर सिपिलिटिक रूब्रिक के लिए कुछ से बुक्स है क्या अलग से? सिपिलिटिक रूब्रिक्स के लिए पहले सिपिलिटिक मायाजम पढ़ो, सिपिलिटिक मायाजम के सिम्टम पढ़ो, ऑटोमेटिक आपके रूब्रिक्स लर्न हो जाएंगे, राइट? क्योंकि 2-3 बुक्स है उसके लिए, और लेकिन वो बुक्स में भी काफी मिस्टेक्स है। एक फारूक मास्टर सर की भी है और एक दूसरी सिंह है कोई तभी, उनकी भी है, लेकिन उनमें भी एक चित्कारा का माइंड है, उसमें भी है, लेकिन वो काफी मिस्टेक्स है उसमें। कोई रूब्रिक के मायाजम मतलब सोरिक है तो उसको सिपिलिटिक दिया, लाइक दिस। यस डॉक्टर खांडे। नहीं सर, ये डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है सर, सोरिक, साइकोटिक और सिफिलिटिक। अगर वहां कंफ्यूजन हुआ तो पूरी केस मेडिसिन ही चेंज हो जाती है, तो उसमें बहुत क्लियर होना जरूरी है कि ये साइकोटिक रूब्रिक ही हमें नहीं लेना है, कंफर्मेशन के लिए लेना है, सिफिलिटिक उठाना है, फ्रैंक सिफिलिटिक केसेस में कौन सा उठाना है, ये बहुत जरूरी है सर। यस। तो सर ऐसे केसेस में, जेनेटिक केसेस में बच्चे का माइंड और मदर का उस स्टेट उस वक्त की, जिस वक्त ये दोनों को मिला के हमें मेडिसिन निकालनी। यस यस यस। हमने जानबूझ के इसमें मदर के और बच्चे के 2-2, 4-4 रूब्रिक्स ले, लेकिन एक्चुअली केस सर के केसेस देखेंगे तो सर ने ओनली एक रूब्रिक के ऊपर केस निकाली हुई है। तो ऐसे ये केस में एक ही रूब्रिक काफी होता था, वो लेग्स कट ऑफ। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब इसका फॉलोअप कितने दिनों बाद लेंगे सर? 1 month। 1 month। Every 1 month। Yes। Okay। So thank you very much सभी पार्टिसिपेंट्स को, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। यस, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। यस, कल हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।